तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम टारगेट परिवार में। आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सॉइल वाटर। तो सॉइल वाटर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस जिसको पोर वाटर स्ट्रेस बोलते हैं, या टोटल स्ट्रेस। ठीक है, तो इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ कैलकुलेशन देखेंगे, कुछ केसेस होते हैं इनके, उनको देखेंगे। इसके बाद सॉइल में कितने टाइप्स के वाटर होते हैं, सबसे पहले उसको हम देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किस पे, सॉइल वाटर का। तो वाटर की बात आती है तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल में कितने प्रकार के वाटर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मेनली 3 प्रकार के वाटर होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है स्ट्रक्चरल वाटर। क्या, स्ट्रक्चरल वाटर। और दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है एडजॉर्ब वाटर। क्या, एडजॉर्ब्ड वाटर। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पोर वाटर। पोर वाटर। ठीक है, अब सबसे पहले स्ट्रक्चरल वाटर की बात करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चरल वाटर आप मान सकते हैं जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो हड्डी होती है, तो हड्डी के लिए जो बोन मैरो जो काम करता है वही हमारी सॉइल के लिए स्ट्रक्चरल वाटर काम करता है। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। बिना स्ट्रक्चरल वाटर के हमारे मतलब सॉइल की जो है वो संकल्पना गलत हो जाएगी, सॉइल अपने मूल रूप में नहीं रह पाएगी बिना स्ट्रक्चरल वाटर के। बाकी अगर बात आती है एडजॉर्ब वाटर की, तो एडजॉर्ब वाटर वो वाटर है सॉइल में जो सॉइल क्या करती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। कहां से, एनवायरमेंट से, वातावरण से जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है उसको हम एडजॉर्ब वाटर कहते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल टाइप का वाटर नहीं होता है। एडजॉर्ब वाटर उस प्रकार का वाटर होता है जिसको नॉर्मली हम यूज नहीं कर सकते ना। तो इसको मतलब हम क्या कहते हैं, पीने के लिए निकाल सकते हैं सॉइल से, ना ही पेड़ पौधे निकाल सकते हैं। ये पूरी तरह से बंधा हुआ होता है। ये मतलब केमिकली रूप से मतलब बॉन्डेड होता है। इसमें अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो सॉइल से चिपका हुआ होता है। इसका यूज नॉर्मली हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद जो हमारे काम में आता है वो आता है पोर वाटर। अब पोर वाटर पे हमारे कौन कौन से आते हैं, पहला आता है कैपिलरी वाटर। ठीक है, और दूसरा क्या आता है, ग्रेविटी वाटर। ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जो एडजॉर्ब वाटर है, एडजॉर्ब वाटर 2 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। इसमें पहला आता है एडजॉर्ब वाटर में हमारा पहला क्या आ जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अगर आप कभी पढ़े रहे होंगे तो आपको अक्सर कंफ्यूजन आता है कि एडजॉर्ब वाटर क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो एडजॉर्ब वाटर का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा जो होता है उसका बोलते हैं फिल्म वाटर। अभी ये सब क्या क्या होते हैं मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा, बस आप देखते चलिए। इसके बाद पोर वाटर प्रेशर को भी 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसमें पहला हमारा आता है क्या, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर के बारे में आप पढ़े होंगे, ये हमेशा हमारे सबसे काम की चीज होती है कैपिलरी वाटर। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या है, ग्रेविटी वाटर। यही 2 वाटर होते हैं जो पेड़ पौधे तथा ह्यूमन यूज में लाते हैं अपने मतलब किसी भी काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक वाटर आता है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर और फिल्म वाटर दोनों क्या है, एडजॉर्ब वाटर के ही रूप है। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, मतलब जो सॉइल जो होती है उसमें क्या होता है, कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कुछ निगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे मिलकर बनी होती है सॉइल, हमारी सिलिका और गिब्साइट सीड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसके बारे में अभी आगे आपको किसी लेक्चर में बता दूंगा। वो 2 प्रकार की सीड से होती है, मिलकर बनी होती है हमारे सॉइल। उससे मतलब उसके कण जो होते हैं उनके कणों पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो सॉइल के कणों से पूरी तरह से बंध जाता है, इसलिए ये निकल नहीं पाता। ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो जाता है। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर की तरह ही हमारा फिल्म वाटर भी है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक से कम ये मतलब बंधा होता है। ठीक है, इसको आप मान सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर और पोर वाटर यानी कि कैपिलरी वाटर के बीच की ये कड़ी है हमारा क्या, फिल्म वाटर। ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होते हैं सॉइल के कणों में होते हैं, जबकि सॉइल के कणों के ऊपर लेयर की तरह बना होता है हमारा फिल्म वाटर। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब पोर वाटर की बात करते हैं तो पोर वाटर में 2 प्रकार के वाटर होते हैं, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटी वाटर। तो कैपिलरी वाटर वो वाटर होता है जो मान लीजिए कैपिलरी के माध्यम से ग्राउंड लेवल से ऊपर उठकर जाता है, कहां, पेड़ पौधों में जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे किया करते हैं।
और ग्रेविटी वाटर को हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम सब सरफेस वाटर भी कहते हैं, इसको हम सब सरफेस वाटर भी कहते हैं, और इसके साथ ही साथ क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी वाटर, सब सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। तो ये कौन सा वाटर होता है, जब पानी बरसता है, मतलब बरसात होती है जमीन पे, तो एक तो वाटर होता है जो बह के चला जाता है कहाँ, नदी नालों में चला जाता है। ठीक है, वो नदियों के साथ निकल कर फिर मतलब समुद्र में चला जाता है, एक वो होता है। एक दूसरा होता है जो हमारा क्या करता है, गड्ढों में कहीं रुक जाता है, हमारे गांव में रुक जाता है जहां पर गड्ढे होते हैं, उसके बाद क्या करता है, रिश्ता रिश्ता धीरे धीरे जाता है ग्राउंड वाटर टेबल में मिलता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर टेबल में जो वाटर जाता है मिलने, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब सरफेस वाटर या ग्रेविटी वाटर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशन के कारण ही फ्लो होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं ऊंच है, कहीं थोड़ा सा नीचा है, तो क्या करेगा, ऊंचे वाले सतह से बह के नीचे चला जाएगा, इसीलिए इसको ग्रेविटी वाटर कहते हैं। यही क्या करता है, हमारा मेन वाटर लेवल बढ़ाने में काम आता है। ये जो मतलब वो वाटर होता है जो मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन से बच के रह जाता है, वही जाता है ग्रेविटी में, ये हमारा वाटर टेबल को बढ़ाता है, और ये जो है जाके वाटर टेबल में मिल जाता है। बाकी वाटर टेबल से जो कैपिलरी के माध्यम से ऊपर आता है उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ग्रेविटी वाटर और कैपिलरी वाटर में अंतर क्या है। ठीक है, ये दोनों किसके पार्ट हैं, पोर वाटर के पार्ट हैं। तो अब इतनी सारी चीजें हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, मतलब अभी तक हमने किस चीज की बात की, हम बात की है किसकी, कैपिलरी वाटर की। ठीक है, इसी का मेन उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी वाटर क्या है, मान लीजिए कोई हमारी सॉइल है, थोड़ा सा हम यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं, मान लीजिए हमारा यहाँ पर सॉइल का लेवल है। ठीक है, ये सॉइल है, और सॉइल में क्या होगा, छोटे छोटे वायर्स होंगे, मतलब छोटे छोटे वायर्स होंगे जिसमें कैपिलरी बनी होगी इस तरह से। तो अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा दिखाएं तो कुछ इस तरह से कैपिलरी बनी होती है। मान लीजिए अगर यहां तक वाटर का लेवल है, यहां तक, ठीक है, यहां तक वाटर का लेवल है, लेकिन कैपिलरी के कारण क्या होगा, ये जो हमारे पास ये केशिका बनी हुई है, इस केशिका में वाटर का लेवल कुछ ऊंचाई तक बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मतलब कैपिलरी के किनारे किनारे जो मतलब लेयर होती है, वो लेयर क्या होती है, वाटर को ऊपर या नीचे गिराने की कोशिश करती है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ से वाटर क्या है, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो ये लेयर जो होती है ये बिल्कुल समान नहीं होती, प्लेन नहीं होती, ये हल्का सा कर्व टाइप में होती है, कुछ इस तरह से होती है। अगर ये ऊपर जा रही है जबकि नीचे जाती है तो ये इस तरह से कर्व बनता है, मतलब कॉन्वेक्स कर्व बनता है, जो ऊपर जाती है तो हमारा कॉन्केव कर्व बनता है। मान लीजिए हम कॉन्केव कर्व की बात करते हैं अगर, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे जो हमारा फोर्स लगता है वो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। ठीक है, तो अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कभी कभी का लगभग एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारा जो कैपिलरी एक्शन होता है सॉइल में या कहीं भी कैपिलरी एक्शन होता है वो किसके कारण होता है, तो उसका उत्तर होता है किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। जब आपका सरफेस टेंशन नहीं दिया रहेगा तब आप मारेंगे क्या, ससंजन और असंजन के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसके कारण लगाएंगे, सरफेस टेंशन के कारण। तो सरफेस टेंशन के कारण ये ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, ये जितना मतलब यहां से लेके यहां तक जितना वेट है इतना फोर्स इस पे लग रहा है। अगर हम इन दोनों को बराबर करें तो थोड़ा देखिए क्या रिएक्शन निकल के आता है। मान लीजिए ये हमारा वाटर जो है, इसका यूनिट वेट कितना है, वाटर का यूनिट वेट गामा डब्ल्यू होता है, और जो ऊपर गया है वाटर टोटल, ठीक है, ऊपर कितना वाटर जाएगा, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही ना वाटर ऊपर जाएगा, उतने भार का। तो ऊपर गए वाले वाटर का कितना भार है उसको हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमारे कैपिलरी का जो डाया है वो डी है, तो इसका टोटल आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर इंटू क्या, ये हाइट अगर मान लीजिए एच है, एच सी मान लीजिए कैपिलरी हाइट, तो इसको हम एच सी से दिखाते हैं, मतलब π/4 डी स्क्वायर इंटू एच सी इंटू गामा डब्ल्यू। इतना हमारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम में हम डेंसिटी से गुणा कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, वेट निकल गया। ठीक है, इसको किसके बराबर कर देते हैं, इसको हम बराबर कर देते हैं हमारा कैपिलरी टेंशन के बराबर, कितना मतलब कैपिलरी फोर्स लग रहा है। अब ये देखिए मतलब सरफेस टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, ये सरफेस टेंशन क्या होता है, F/L होता है, F/L होता है। अगर इसमें हम L से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। तो देखिए F/L ये है, इसमें L क्या लेंगे, ये जितने सरफेस जितने एरिया पे मतलब जितना उसका डाया है उसी पर तो पूरा ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसके पूरे मतलब परिधि से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं T क्रॉस
पाई इंटू डी, यही तो हमारा होगा ना परिधि, 2 पाई आर होता है या पाई डी होता है, ठीक है। अब यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, यहां से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या, यहाँ पर एच सी है, यहाँ पर क्या बच रहा है, डी बाई 4 बच रहा है, यहाँ पे गामा डब्ल्यू, डी बाई 4 को अगर हम उधर ट्रांसफर कर दें, यहाँ पर एच सी बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी है, यहाँ से 4 ऊपर गया तो 4t हो गया, ठीक है, और 4t हो गया, अपन नीचे कितना बच रहा है, नीचे गामा डब्ल्यू इंटू डी बचेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो टी लगा है, टी सीधे ऊपर की तरफ नहीं लग रहा है, ठीक है, ये क्या है, कुछ एंगल पे लग रहा है, तो एंगल पे लगेगा तो ये पूरा का पूरा जो टेंशन, सरफेस टेंशन है, ये जो पूरा का पूरा वाटर को उठाने में काम नहीं आएगा, इसका जो कंपोनेंट होगा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, वो कंपोनेंट ही काम आता है। अगर इसको मान लीजिए यहाँ पर एंगल किसने थीटा एंगल पर, अल्फा एंगल पर लग रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा, टी कास अल्फा, ठीक है, तो टी कास अल्फा हो जाएगा टी की जगह पर। अगर हम टी की जगह पर टी कास अल्फा रख देते हैं तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाता है। अगर हम इसका मैक्सिमम मान देखें तो मैक्सिमम हमारा कब होगा एच सी, जब हमारा कास अल्फा का मान मैक्सिमम होगा। कास अल्फा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, मैक्सिमम हमारा साइन अल्फा या कास अल्फा का मैक्सिमम मान 1 हो सकता है, ठीक है। तो कास अल्फा 1 कब होता है, जब हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जो सरफेस टेंशन है ये अगर इस डायरेक्शन में लगने लगे तो ये अल्फा का मान 0 हो जाएगा और कास अल्फा का मान 1 हो जाएगा, तो ये हमारा मैक्सिमम क्या आ जाएगा, एच सी मैक्स हमारा आ जाएगा कितना, 4t अपान गामा डब्ल्यू इंटू डी। तो ये दो फार्मूले निकल के आ जाते हैं यहां से। लेकिन इसके बाद एक और टर्म आता है, मान लीजिए हमारी जो स्थिति है, कंडीशन है, वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। हमारा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, और उस पर जितना सरफेस टेंशन नॉर्मली होता है उतना ही रहे। और सरफेस टेंशन कितना होता है, सरफेस टेंशन जो होता है कितना होता है, 72.8 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। तो उतना अगर मतलब टी का मान होता है 72.8 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ये पूरा मान हो जाता है टी अपान गामा डब्ल्यू इंटू 4 का मान जितना जो आता है वो आता है क्या, एच सी मैक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं, तो इतने का मान हमारा कितना, इतने का मान हमारा कितना आता है, 0.29 आ जाता है, अपान में क्या आ जाएगा, कैपिटल डी। तो ये शॉर्ट फार्मूला होता है, कभी कभी इस पे एग्जाम मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है, डी का मान आपसे दे देगा और पूछेगा मैक्सिमम कैपिटल डी का मान कितना होगा आप बताइए। तो इस फार्मूले को अगर आप याद किए रहेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। तो अब इतनी बात हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए अब हम आते हैं इस चैप्टर की मेन कहानी पर, किस पे, स्ट्रेसेस पर। हमारे कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं, टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इन्हीं स्ट्रेस पर बात होगी इस चैप्टर में। तो देखिए उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई मतलब सरफेस है, यहां से हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, मतलब जमीन का लेवल है, ठीक है। उसके नीचे इतनी सॉइल है, कोई सॉइल है, और उसके नीचे क्या है, इम्परवियस लेयर। इम्परवियस लेयर क्या होती है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। इम्परवियस लेयर का मतलब होता है आप उसको एक पत्थर टाइप का मान लेते हैं जहां से मतलब पानी पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो लेयर है, उस पर हमें क्या ज्ञात करना है, स्ट्रेस ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या था, टोटल स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस आप जानते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, ठीक है। फोर्स अपान एरिया को ही हम स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। लेकिन अगर हम वेट मतलब वेट निकालें, ठीक है, डब्लू भार मतलब द्रव्यमान नहीं भार, तो भार की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो कभी कभी हम फोर्स को डब्लू अपान मतलब एफ अपान ए को डब्लू अपान ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते भी हैं। तो यहाँ पर हम डब्लू अपान ए के टर्म में ही क्या लिखेंगे, स्ट्रेस को लिखेंगे, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारी ये कोई सॉइल है, ठीक है, ए से लेकर सी तक, ये हमारा सी पॉइंट है, मतलब ए डैश से लेकर सी डैश तक हमारी कोई सॉइल है, किसी भी प्रकार की सॉइल है। उसके कारण जो इस सरफेस पर हमारा टोटल स्ट्रेस आएगा, मतलब इसका टोटल वेट अपान
इसके नीचे जो सरफेस एरिया है इसकी, इस पत्थर की, उसके उससे भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल स्ट्रेस आ जाएगा। मतलब टोटल सॉइल के कारण जो हमारा स्ट्रेस आता है वो क्या आता है, टोटल स्ट्रेस आता है। और न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होता है, न्यूट्रल स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, पोर वाटर प्रेशर भी बोलते हैं, इसको यू से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए होता है इस पत्थर पर, ठीक है, इस इम्परवियस लेयर पर केवल और केवल इसमें उपस्थित वाटर के कारण जो स्ट्रेस लग रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रल स्ट्रेस या पोर वाटर स्ट्रेस बोल देते हैं। अच्छा, इसको न्यूट्रल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो वाटर होता है, देखिए वाटर का मतलब कोई डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाता है। अगर आप उसमें कोई बॉल डाल देंगे तो क्या होगा, उसके चारों तरफ से ऊपर से जितना फोर्स लगेगा उतना नीचे से फोर्स लगेगा, उतना दाएं से उतना बाएं से, मतलब सभी दिशाओं से सेम फोर्स लगाता है। इसके कारण होता क्या है, उसका जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए इसको हम न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं। न्यूट्रल फोर्स के कारण मतलब जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको न्यूट्रल स्ट्रेस बोलते हैं। तो आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। अब बात आती है इफेक्टिव स्ट्रेस की। तो देखिए होता क्या, टोटल स्ट्रेस टोटल सॉइल के कारण होता है, पोर वाटर स्ट्रेस किसके कारण होता है, वाटर के कारण होता है। लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस केवल और केवल वो स्ट्रेस होता है जो हमारे इस टोटल सॉइल में उपस्थित सॉइल के ग्रेन्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, केवल उनके कारण जो हमारा इस पे स्ट्रेस लग रहा है उसको ज्ञात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि इफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली हम ज्ञात नहीं कर सकते, कोई हमारे पास सुविधा नहीं है डायरेक्ट इफेक्टिव स्ट्रेस को ज्ञात करने की, ठीक है। तो हमारे पास ये दो पैरामीटर हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस को ज्ञात करते हैं। मेनली हमारा काम होता है इफेक्टिव स्ट्रेस से ही, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते थे, इसीलिए इन दोनों का सहारा लिए, ठीक है। इसीलिए ये दोनों क्या होते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम फिजिकल पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिजिकल पैरामीटर बोलते हैं। जबकि ये क्या होता है, हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है इसको हम फिजिकल पैरामीटर नहीं बोलते हैं, ठीक है। जी हाँ, ये क्या होता है, टोटल स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस जो होता है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसको फिजिकल पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि ये ज्ञात किया जा सकता है। जबकि ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको फिजिकल पैरामीटर नहीं बोलते। फिजिकल पैरामीटर क्या होता है, फिजिकल पैरामीटर का मतलब कुछ नहीं होता है, बस आप जान लीजिए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट का मतलब जिसको हम एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाल सकते हैं उसको हम फिजिकल पैरामीटर बोलते हैं। अब टोटल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए मान लीजिए हमारे पास सॉइल है, तो सॉइल का अगर हम उतना वॉल्यूम ले लेंगे और सॉइल की डेंसिटी से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, हमारा टोटल वेट निकल जाएगा। उसके बाद नीचे हमारी इतनी एरिया उसे भाग दे देंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल स्ट्रेस आ जाएगा। न्यूट्रल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, न्यूट्रल स्ट्रेस निकालने के लिए यहां पर हम क्या लगा देते हैं, यहां पर एक नली लगा देते हैं और जितनी ऊंचाई तक इसमें वाटर चढ़ता है, ठीक है, उसके आधार पर हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर वाटर का प्रेशर कितना है। जबकि इफेक्टिव स्ट्रेस इन दोनों की मदद से निकालते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा डैश इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा माइनस यू, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू होता है टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए टोटल स्ट्रेस टोटल सॉइल के कारण होता है, जबकि ये क्या होता है, वाटर के कारण। हमें तो वाटर का चाहिए नहीं, केवल इफेक्टिव स्ट्रेस किसके, ग्रेन के कारण चाहिए। तो टोटल में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो हमें इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाता है। तो आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं, देखते हैं ज्ञात कैसे करते हैं टोटल स्ट्रेस। सबसे पहले हम टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ केसेस आते हैं। मान लीजिए क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं, थोड़ा दूसरी तरीके से बनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी सॉइल है जिसमें दो लेयर है। एक लेयर क्या है, पूरी तरह से सैचुरेटेड है, और दूसरी लेयर हमारी जो है वो क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड है। तो यहां पर देखिए एक लेयर ये हमारी हो गई, ठीक है। इधर नहीं बनाते हैं, इधर इस साइड बनाते हैं, तब आपको सही से समझा पाएंगे। देखिए सॉइल की एक लेयर हमारी ये हो गई और दूसरी लेयर क्या हो गई, ये। अगर इसकी डेंसिटी क्या है, गामा T1 मान लें, और ये क्या है, मतलब देखिए गामा टी हम किसको मानते हैं, मतलब पार्शियली सैचुरेटेड को हम मेनली गामा टी से दिखाते हैं। जबकि ये क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड है, ये हमारी फुल्ली सैचुरेटेड है, तो इसको हम किससे दिखा देंगे, गामा साइड से, ठीक है। तो देखिए ये गामा टी हो गया, ये गामा टी हो गया। इसकी जो हाइट है, ये इसकी हाइट H1 है, जबकि दूसरे लेयर की हाइट जो है H2 है, ठीक है। अगर इसको हम ए डैश मान लें, इसको मान लें BB डैश, इसको सी डैश मान लें। अगर मान लीजिए हमको कहां ज्ञात करना, CC डैश पर हमको स्ट्रेस ज्ञात करना, टोटल स्ट्रेस, तो
तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए टोटल स्ट्रेस क्या होता है। अच्छा, इसको देखने से पहले हम टोटल स्ट्रेस देखते हैं निकालते कैसे हैं। देखिए टोटल स्ट्रेस को हम कैसे लिखेंगे? टोटल स्ट्रेस अगर हमारा निकालना है, ये सिग्मा होता है, ये क्या होता है? W/A होता है, ठीक है। अब W हम कैसे निकालेंगे? W निकालने के लिए जो सॉइल हमारी होगी उसके वॉल्यूम में अगर हम क्या कर देते हैं, उसके डेंसिटी से गुणा कर देते हैं तो हमारा टोटल वेट निकल जाएगा, ठीक है। उसका वॉल्यूम क्या होगा? V क्रॉस गामा T अपान A हो जाएगा। अब V जो होता है, V क्या है? V जो हमारा एरिया इंटू क्या होता है? हाइट होती है। ये सॉइल की सरफेस एरिया इंटू उसकी हाइट, ठीक है। तो हमारा V हो जाएगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं A क्रॉस H क्रॉस गामा T अपान A। अब ये से A कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या? H इंटू गामा T। तो हम कह सकते हैं टोटल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? H इंटू गामा, ये गामा W नहीं गामा T है, H इंटू गामा T होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम क्या निकालें? न्यूट्रल स्ट्रेस की वैल्यू निकालें। कैसे निकालते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस की? तो न्यूट्रल स्ट्रेस क्या है हमारा? मेनली किसके कारण होता है? वाटर के कारण होता है। तो मतलब वेट ऑफ वाटर अपान क्या हो जाएगा? अपान एरिया हो जाएगा ना, स्ट्रेस निकालने के लिए। तो वेट ऑफ वाटर है, इसको अगर इस तरह से चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? H क्रॉस A टोटल वॉल्यूम हो गया, क्रॉस गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया, अपान A हो गया। A से कैंसिल हो गया तो बचा क्या? H क्रॉस गामा W। तो अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, जब हमें टोटल स्ट्रेस निकालना होगा वहां हम क्या लिखेंगे? H क्रॉस गामा W गामा T लिखेंगे, और जहां हमें पोर वाटर प्रेशर निकालना होगा वहां H क्रॉस गामा W लिखेंगे। तो आप इस चीज को समझ जाइएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस कंडीशन को देखते हैं। इसको मान लीजिए हमारी क्या है, इसमें हम 2-3 केस आपको बताएंगे। ये जो है हमारी केस 1 है, ठीक है। इसको आप केस 1 मान के चलिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पर टोटल स्ट्रेस निकालना है, यानी कि सिग्मा निकालना है, ठीक है। सिग्मा निकालना है तो सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमको निकालना है तो हम लेयर बाय लेयर चलते हैं, ठीक है। पहली लेयर के लिए हमारा क्या होगा? पहली लेयर की डेंसिटी इंटू उसकी हाइट। पहली लेयर की हाइट कितनी है? H1 है, H1 है, उसकी डेंसिटी क्या है? गामा T। H1 क्रॉस गामा T हो गया। अब प्लस क्या करेंगे? दूसरी लेयर के कारण हमारा जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है, तो दूसरी लेयर की डेंसिटी क्या है? गामा सेट है, और उसकी हाइट जो है H2 है। तो किसको क्या लिखेंगे? H2 क्रॉस गामा सेट, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रेस हो गया हमारा इन दोनों सॉइल लेयर के कारण, कहां पर? CC डैश पर, सबसे नीचे, ठीक है। अब अगर हम पोर वाटर प्रेशर निकालें यहां से, तो पोर वाटर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए क्या है? पार्शियली सैचुरेटेड है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है, जब हमारी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होगी उसी कंडीशन में पोर वाटर प्रेशर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और फुल्ली सैचुरेटेड के कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वहां पर पोर वाटर प्रेशर नहीं होगा, उसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। वो किस कंडीशन में होगी? जब हमारा कैपिलरी राइज होगा। तो कैपिलरी राइज की कंडीशन में पोर वाटर प्रेशर निगेटिव में चला जाता है। किस प्रकार से होगा मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा? इसके कारण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि वाटर है ही नहीं, मतलब है लेकिन पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं, इसलिए इसका पोर वाटर प्रेशर 0 माना जाएगा। दूसरे केस में होगा, मतलब यहां से यहां तक केवल हमारा वाटर माना जाएगा। इसका कारण क्या होगा? H2 क्रॉस गामा W। ये टोटल स्ट्रेस हो गया, पोर वाटर स्ट्रेस हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, यानी कि सिग्मा डैश। सिग्मा डैश इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा माइनस U होता है। तो सिग्मा हमारा कितना है? H1 गामा T प्लस H2 गामा सेट। अब ये हो गया हमारा टोटल स्ट्रेस, माइनस का क्या कर देंगे? H2 इंटू गामा W। अगर इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं तो क्या कर सकते हैं? H1 गामा T प्लस H2 इसमें भी हम कॉमन कर लेंगे, आएगा क्या? गामा सेट माइनस गामा W। हमने आपको दूसरे तीसरे लेक्चर में बताया था कि गामा सेट माइनस गामा W क्या होता है। तो गामा सेट माइनस गामा W हमारा क्या होता है? वो होता है गामा सब। गामा सब क्या होता है? पानी में डुबोने के बाद जितना उसका मतलब यूनिट वेट होता है सॉइल का, वो हमारा गामा सब यानी कि सबमर्ज यूनिट वेट कहलाता है। इसको हम गामा सब लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं H1 गामा T प्लस H2 गामा सब, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई कि अगर हमें सीसी डैश पर निकालना है, क्या सीसी डैश पर हमें तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, तो कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे।
अच्छा एक चीज इसमें और आती है, इसका अगर हम ग्राफ भी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीजें मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये हमारा टोटल स्ट्रेस हो गया, पोर वाटर प्रेशर कितना हो गया H2 इंटू गामा W, और इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया सिग्मा डैश कितना हो गया H1 गामा T प्लस H2 गामा सब, ठीक है। अब हम इसका क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए डायग्राम बनाना बहुत आसान है, आसानी से मैं आपको बता दूंगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, एक बार में आप सारी चीजें समझ जाएंगे। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, यहां से डॉटेड लाइन बना लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, गामा टी इसकी डेंसिटी हो गई और टोटल हाइट H1 है। अगर हम केवल इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे AA डैश पर, तो AA डैश पर क्या हमारा मतलब टोटल स्ट्रेस अगर हम निकालना चाहें क्या होगा, H1 इंटू गामा टी होना चाहिए इस लेयर के लिए, लेकिन क्या है यहाँ पर क्या H के मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ H होगा ही नहीं ना। अगर इसके नीचे जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा H का मान जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इतना होगा फिर इतना होगा फिर इतना होगा। तो इसमें हर चीज से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसी क्रम में बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो होगा टोटल कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आके इस पॉइंट पे BB डैश पर हमारा क्या हो जाएगा, गामा टी इंटू H1। तो ये क्या हो जाएगा, गामा टी इंटू H1 हो जाएगा, जो टोटल स्ट्रेस होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, BB पर। इस लेयर पर इस सॉइल के कारण क्या होगा, टोटल स्ट्रेस गामा टी इंटू H1 होगा। थोड़ा सा आप लिख देते हैं, गामा टी इंटू H1, ठीक है। ये जो लाइन की डिस्टेंस है यही टोटल स्ट्रेस बता रही, ठीक है। अब देखिए इतना स्ट्रेस तो आ गया, अब बची इस सॉइल के मतलब इस लेयर के कारण जो है इस पे कितना आ रहा है। देखिए CC पे अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो CC पे क्या है, इस लेयर के कारण तो इतना आ गया, ठीक। अब बच रही ये वाली लेयर, इस वाली लेयर के कारण भी तो आएगा, इस वाली लेयर के कारण कितना आएगा, गामा सेट इंटू H2, ठीक है। अगर केवल इस वाली लेयर के कारण यहां से देखें हम, यहां अगर इसको 0 मान लें तो H2 यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद H2 हो जाए तो गामा सेट इंटू H2, इसको कुछ इस प्रकार से हम दिखा देंगे। तो मतलब क्या होगा, ये वाली जो टोटल डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, गामा सेट इंटू H2। अब देखिए ये गामा सेट इंटू H2 हो गया, और ये वाली थिकनेस कितनी थी, ये वाली थी हमारा गामा टी इंटू H1। तो गामा टी इंटू H1 प्लस गामा सेट इंटू H2 टोटल स्ट्रेस हो गया इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। ये टोटल जो चौड़ाई है क्या हो जाएगी, गामा टी इंटू H1 प्लस गामा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा तो आप समझ लीजिए गामा टी इंटू H1 प्लस गामा सेट इंटू H2, यहां तक की जो टोटल स्ट्रेस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की। तो पोर वाटर प्रेशर देखिए क्या है, इस लेयर में पूरी तरह से 0 है, तो हमारा पोर वाटर प्रेशर शुरू कहां से होगा, यहां तक तो हमारा 0 था, यहां से ऐसे ऐसे 0 आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, गामा W इंटू H2 होगा, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्या, टोटल स्ट्रेस की तरफ, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस की तरफ। तो देखिए हमारा क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है हमारा क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। वैसे अगर हम फिगर से यहाँ पर देखना चाहें तो देखिए, अगर फिगर में हमारा देखें तो टोटल स्ट्रेस तो इतना है, लेकिन पोर वाटर प्रेशर क्या है, यहाँ तक तो 0 है, तो मतलब हमारा जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल स्ट्रेस होगा, वही इफेक्टिव स्ट्रेस भी हो जाएगा यहाँ कहां तक, BB तक, ठीक है। ये वाली यहां तक तो कंडीशन सेम रहेगी। इसके बाद की कहानी शुरू होती है, इसके बाद क्या, पोर वाटर प्रेशर इतना है, कितना है, गामा W इंटू H2 है, जबकि ये क्या है, यहां से हम इसमें टोटल जो है इसमें से अगर हम पोर वाटर प्रेशर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, पोर घटाने में कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो देखिए अब ये गामा W इंटू H2 माइनस करेंगे किसमें से, गामा सेट इंटू H2 में से, तो देखिए इतने में से क्या आएगा, घट के आ जाएगा, गामा सब इंटू H2 आ जाएगा, बाकी H1 इंटू गामा टी रहेगा ही। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, बाकी इसके कारण ये वाला थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो यहां से इस तरह से ना जाकर थोड़ा सा नीचे से आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये हमारा केस 1 था, अब हम केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारी सॉइल थी, इसके ऊपर कोई हम क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कोई स्ट्रेस लगा देते हैं।
अप्लाइड स्ट्रेस हो गया, मान लीजिए ऊपर से इसके लाके क्या रख दिए, हमारी मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर लाके हम कोई घर बना दिए, फाउंडेशन बना दिए, राइट फाउंडेशन बना दिए यहां तक, ठीक है, तो उसके कारण भी तो स्ट्रेस आएगा उस सॉइल पे। तो उसके कारण क्या परिवर्तन होंगे मैं आपको बता रहा हूं। इसके कारण कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होंगे, होगा क्या, बस टोटल स्ट्रेस तो इसके कारण जितना था उतना रहेगा, इसके कारण जितना था उतना रहेगा। बस क्या होगा, ये स्ट्रेस अगर Q है तो टोटल स्ट्रेस में हमारा Q जुड़ जाएगा, यानी कि सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं H1 प्लस गामा डॉट टी प्लस H2 इंटू गामा सेट प्लस Q लिख सकते हैं, ठीक है, ये बस जुड़ जाएगा इसमें। उसी प्रकार से U क्या क्या परिवर्तन आएगा, देखिए U में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या करेगा, ये ग्रेन टू ग्रेन जाएगा, ठीक है, वाटर तो हमारा जितना था उतना ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो हमारा H2 जो है मतलब U जो है उतना ही रहेगा। इसके बाद जब ये हम इसमें से घटाएंगे, इसमें से जब ये वाला घटा देंगे तो पहले इतने में से इतना घटाए थे तो इतना आया था, जबकि ये इसमें जुड़ा है तो इसके साथ भी जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में भी क्या हो जाएगा, इतने की बढ़ोतरी हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो हमारा जो डायग्राम में क्या परिवर्तन आएगा, डायग्राम जो हमारा यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, 0 से शुरू हो रहा था, अब हमने क्या किया, यहीं पर तो अप्लाई कर दिया सबसे ऊपर ही, तो हमारे 0 वाले लेवल पर ए डैश पर ही कितना आ जाएगा, पहले Q बढ़ जाएगा, उसके बाद से ग्राफ शुरू होगा, तो जब हमारा 0 से जा रहा था Q से जाना शुरू होगा, बाकी इसके इस लाइन के पैरेलल ही हर जगह जाएगा, ठीक है, तो उतना उतना हर जगह Q के बराबर बढ़ जाएगा, तो यहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा, ये Q के बराबर हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से पोर वाटर प्रेशर तो इतना रहेगा, उसी प्रकार से हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा ये भी यहाँ थोड़ा सा बढ़ के आएगा, तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। आशा करते हैं हम आप समझ गए होंगे इन सब चीजों को। इसके बाद हमारा थर्ड केस आता है, थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें लड़के रोज मतलब काफी ज्यादा फंस जाते हैं, काफी ज्यादा समस्या होती है, क्या होता है वो, उसको हम बोलते हैं क्या, कैपिलरी राइज कंडीशन, ठीक है। कैपिलरी राइज कंडीशन में काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को समझने में, तो मैं आपको कोशिश करूंगा सारी चीजें काफी अच्छे से समझा सकूं। तो अब हम आ जाते हैं किस पे, केस थर्ड पे, ठीक है, ये हमारा केस थर्ड है। केस थर्ड में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो मतलब सॉइल की एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ये पूरी तरह से ड्राई है, जबकि ये पूरी तरह से सैचुरेटेड है। लेकिन होता क्या है, ये जो सैचुरेटेड सॉइल की लेयर है, इसकी वजह से कुछ पानी जो है, इसमें जो पानी है ये कैपिलरी के कारण चला जाता है इसमें ड्राई वाले में, तो मान लीजिए इतनी ऊंचाई तक ये वाला पानी जो है कैपिलरी एक्शन के कारण आ जाता है इसमें, तो ये इतनी सॉइल क्या हो जाती है, भी सैचुरेटेड हो जाती है, तो गामा डी से इसकी भी डेंसिटी क्या हो गई, गामा सेट हो गई, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं ये वाली हाइट जो है ये कितनी है, H1 है, ये वाली हाइट H2 है तथा ये वाली हाइट H3 है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, इसके कारण अगर हम यहाँ पर निकालें क्या, मतलब स्ट्रेस ज्ञात करें, ये अगर हम ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया तथा ये क्या हो गया, सी डैश हो गया, तो अगर हम सी डैश पर स्ट्रेस निकालना चाहे तो हमारा टोटल स्ट्रेस कितना आ जाएगा, टोटल स्ट्रेस हमारा क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, गामा डी इंटू H1 हो जाएगा, गामा डी इंटू H1 हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, ये भी सैचुरेटेड हो गया, ये तो गामा सेट हो जाएगा, प्लस गामा सेट इंटू H2 हो जाएगा, ये H2 है, और इसके कारण जो हो जाएगा कितना, प्लस गामा सेट इंटू H3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पोर वाटर प्रेशर की बात करें U की, तो U हमारा कितना होगा, ये तो पूरी तरह से ड्राई है, इसके कारण कोई पोर वाटर प्रेशर आएगा नहीं, ये हमारी सैचुरेटेड सॉइल है। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें सैचुरेटेड सॉइल में भी जो वाटर होता है उसके कारण हमारा पोर वाटर प्रेशर नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये कैपिलरी के कारण सॉइल सैचुरेट हुई है, ठीक है, तो कैपिलरी के कारण जो सॉइल सैचुरेट होती है उसके कारण पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर 0 लिया जाता है, तो हमारा पोर वाटर प्रेशर किसके कारण होगा, केवल इस वाली लेयर के कारण होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा सेट मतलब गामा W इंटू H3, पोर वाटर प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा, गामा W इंटू H3। तो अब अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालें, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा कितना हो जाएगा, गामा डी इंटू H1 प्लस गामा सेट इंटू H2, गामा सेट इंटू H2 प्लस क्या हो जाएगा, गामा सेट इंटू H3 माइनस गामा W इंटू
S3, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गामा सब इंटू S3। तो आप समझ गए होंगे ये गामा सब कहां से आया, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू S3 किया, ये क्या हो गया, गामा सब इंटू S3 हो गया। तो ये चीजें आ गई हमारी। अगर इसका हम डायग्राम ड्रा करें, ठीक है, अभी अभी ये पूरी चीज नहीं है, ठीक है, अभी कुछ यहाँ पर क्रिटिकलिटी है, उसको मैं आपको बताऊंगा क्या यहाँ पर समस्या आने वाली है। तो देखिए, अगर इसका हम डायग्राम ड्रा करते हैं, इसके कारण से तो सिंपल डायग्राम हमारा आ जाएगा, यहाँ तक क्या आ गया, इसको हम यहाँ से लाइन बना दे, इसके कारण से तो 0 से यहाँ तक आ जाएगा क्या, ये वाली पूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा गामा डी इंटू H1 हो जाएगा। अब इसके कारण इस पे कितना आएगा स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस कितना आया था, गामा सेट इंटू S2। अब ये गामा डी इंटू S1 आ रहा था, यहाँ पर स्ट्रेस थोड़ा सा कम था, यहाँ पर सैचुरेटेड हो गया, स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तब हमारा क्या होगा, इसका स्लोप जो होगा, अगर गामा डी का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसी से स्लोप का मान बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, मतलब स्लोपी होता जाएगा, मतलब फ्लैट होता जाएगा। तो ये जो अभी स्लोप हमारा इस तरह से आ रहा था, अब वो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से स्लोप हो जाए, स्लोप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एंगल जो है वो घट जाएगा। अब उतना ही डेंसिटी यहाँ भी है, तो मतलब ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप दोनों बराबर जाएंगे, तो कुछ इस तरह से चले जाएंगे दोनों एक सीध में, ठीक है, जबकि इसका जो ग्रेडियंट होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके कारण जो था यहाँ कितना आ गया, गामा डी इंटू H1 आ गया। अब इसके कारण कितना आ जाएगा, गामा सेट इंटू S2 आ जाएगा, और जो यहाँ तक तो गामा सेट इंटू S2 हो गया। अब इसके कारण कितना आ गया, गामा सेट इंटू S3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा, गामा डी इंटू H1 प्लस गामा सेट इंटू S2 प्लस गामा सेट इंटू S3। लेकिन असली कहानी आती है हमारे किसमें, पोर वाटर प्रेशर में, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आपको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। देखिए यहाँ पर गामा सेट जो हमारा है, अगर हम केवल इसके कारण ले तो क्या होगा, गामा सेट में जो हमारे वाटर है उसके कारण तो पूरा वाटर प्रेशर आ ही रहा है, तो यहां से क्या होगा, ये सीधा ग्राफ बन जाएगा यहां तक का, ठीक है। इसके कारण से यहाँ पर हमारा क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू S3 पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन जो हमारा कैपिलरी के कारण वाटर ऊपर गया है, ठीक है, तो अब मैं थोड़ी सी चीज आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको जब बताया था कैपिलरी राइज शुरुआत में इस लेक्चर के, तो उसमें हमने आपको बताया था क्या होता है, किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो सरफेस टेंशन एक ऊपर की तरफ से वाटर पर फोर्स लगाता है, जिसके कारण हमारा वाटर क्या होता है, इसमें से निकलकर क्या जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारे सॉइल के ग्रेन्स हैं, मतलब सॉइल के पार्टिकल हैं, और ये हमारा वाटर है दूसरा, ठीक है। अब ये सॉइल के मतलब ग्रेन, सॉरी, ये जो हमारा ग्रेन है, ठीक है, ये वाटर को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। अब देखिए ये किस पे डिपेंडेंट है, हमारे नीचे वाले बेस पे डिपेंडेंट है। अगर इस पे डिपेंडेंट है और ये वाला जो है इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो जितने फोर्स से ये इसको ऊपर खींचेगा उतने ही फोर्स से ये वाला क्या करेगा, इसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा। अब देखिए इसके कारण पोर वाटर प्रेशर तो घट जाएगा, ठीक है, ये वाला वाटर ऊपर जाएगा, लेकिन इसका जितना वेट होगा उसके बराबर इस पर ये प्रेशर लगाएगा। इसके मतलब परिणामता होता क्या है कि हमारा जो ग्रेन के कारण इस पे प्रेशर होता है सॉइल पे, वो बढ़ जाता है। ग्रेन के कारण जो प्रेशर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यानी कि जब हमारा कैपिलरी राइज होता है उसके कारण हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जबकि टोटल स्ट्रेस पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोटल स्ट्रेस में हमारा क्या आता है, कैपिलरी स्ट्रेस और मतलब पोर वाटर स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस को जोड़ के अगर हम बनाए तो हमारा टोटल स्ट्रेस आता है। अब इसमें से एक घटता है एक बढ़ता है, ठीक है, तो अंतर तो कुछ नहीं पड़ने वाला टोटल स्ट्रेस पर, क्योंकि चाहे हमारा ग्रेन के कारण आए स्ट्रेस चाहे वाटर के कारण आए, उस पर तो टोटल जोड़ने पर उतना ही आने वाला है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो देखिए होता क्या है, अगर इतना मतलब यहां पर देखें, यहां पर तो हमारा कोई मतलब कैपिलरी राइज हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो कैपिलरी राइज यहां पर हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे देखते क्या है, ये मतलब पोर वाटर प्रेशर मतलब ये जो वाटर है पोर वाटर को बढ़ा नहीं रहा बल्कि इसको घटा रहा है, ठीक है, निगेटिव में इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ, क्योंकि ये वाटर जो है नीचे की तरफ फोर्स नहीं बल्कि वाटर पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। तो वाटर का जो प्रेशर है वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो यहां से ये निगेटिव में जाएगा और जितनी ऊंचाई तक जाएगा
गामा डब्ल्यू इंटू वो ऊंचाई हो जाएगी, अगर ये S2 है तो S2 हो जाएगी। मतलब यहां से कुछ इस तरह से निगेटिव डायग्राम बनेगा, इसका मान कितना होगा गामा डब्ल्यू इंटू S2। तो अगर हम इस पॉइंट पे लें, यानी कि इस पे अगर इसको हम डी डी डैश मान लें, डी डी डैश पे, तो डी डी डैश पे हमारा क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर जो होगा निगेटिव में होगा। क्यों निगेटिव में होगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर मतलब वाटर के कारण जो प्रेशर लगता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगे, वाटर के कारण नहीं बल्कि वाटर पर प्रेशर लग रहा है, इसके कारण से यह निगेटिव में चला जाता है। तो कितना निगेटिव में जाएगा, जितनी ऊंचाई तक ये हमारी सॉइल जाए मतलब वाटर जाएगा उतना ही यह निगेटिव मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आए। अगर नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम डायग्राम खींचते हैं किसका, इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर स्ट्रेस। अब देखिए टोटल स्ट्रेस हमारा इतना है, जबकि इस लेवल तक क्या है, पोर वाटर स्ट्रेस 0 है, तो मतलब ये हूबहू क्या हो जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर आने के बाद बढ़िया मजेदार कहानी आने वाली है। यहां पर जैसे ही हमारा आया, वहां पर देख रहे हैं क्या, पोर वाटर प्रेशर निगेटिव हमारा कितना है, गामा 2 इंटू S2 के बराबर है। तो यहां पर जैसे ही इस पॉइंट पे हमारा आता है, वैसे पे देखिए क्या, गामा डी इंटू H1 हमारा टोटल स्ट्रेस है, इसमें से हमें घटाना किसको है, गामा W इंटू S2 को। लेकिन गामा D इंटू W इंटू S2 क्या है, ऑलरेडी निगेटिव में है, तो ये निगेटिव में है, अगर निगेटिव में से निगेटिव घटाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसके स्ट्रेस में इतना जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इतना आगे बढ़ जाएगा, ये वाली दूरी जो होगी इसके बराबर होगी, यानी कि कितने, किसके बराबर, गामा W इंटू S2 के बराबर। ठीक, अब इतना चीजें हो गई। अब देखिए, अब यहां तो ये बढ़ गया, उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जितना पोर वाटर प्रेशर है इसमें से घटता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा इसकी अपेक्षा। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, तो ये चीजें, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहां से यहां तक तो निगेटिव में, यहां से यहां पॉजिटिव है, तो कैसे घटेगा, तो देखिए होगा क्या कि जैसे हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, तो ये क्या हुआ, घटने की बजाय जुड़ गया। तो जुड़ गया, क्या हुआ, इतना जुड़ गया तो यहां तक चला गया। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा घट रहा है। ठीक है, ये घट रहा है, मतलब जितना जुड़ा हुआ है उसमें से कमी आ रही है। तो कमी के कारण क्या होगा, ये जो है इसका मान जो है घटता चला जाएगा। अगर यहां से हम कुछ इस तरह से ड्रा कर दें तो आप देखेंगे, अगर इसमें से हम ऑलरेडी इतना जोड़ दिए हैं तो ये क्या होगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये घटता चला जाएगा। तो आप मान सकते हैं इससे जो स्लोप होगा इसका कम होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। बाकी जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन कैसे प्राप्त होगी, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। देखिए, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई पॉइंट ऐसा रह गया जो नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास में उसका रिप्लाई देने की, तथा उसको यहाँ पर फिर से मैं एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।